गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होप आप सभी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है सीयूईटी के बारे में। तो जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनका मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी एक Q&A फॉर्म में, कि जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है उसका मैं आंसर देने की ट्राई करूंगी। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, विच यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं बच्चे, और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। मैं भी जब अपने दोस्तों से कॉलेज में बात करती तो वो भी यही बोलते थे कि हम भी यही सोचते रहते थे कि भाई हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो हाँ, बहुत बच्चों के ना दिमाग में ये होता है कि हमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, CUET का नाम आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। तो बहुत बच्चों की डिज़ायर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, बट हाँ फिलहाल ये दिमाग में भी रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी CUET को लेती है। CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, बहुत सारी और हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी है। तो हाँ, एक डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी तो दिमाग में रख के चलनी होती है हमको, बट उसके अलावा फिर भी आप सेकंड थर्ड ऑप्शन अपना दिमाग में लेके चल लेना। ऐसे मत लेना कि ये यूनिवर्सिटी तो इंडिया की बेस्ट ही है, इसी में मुझे एडमिशन लेना है। ये जो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको दे रही है CUET, ये सारी बेस्ट है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ या फिर आपने उसका क्राइटेरिया पूरा फिल नहीं करा तो आप बीच में ही इस CUET के प्रोसेस को छोड़ दो। नहीं, उसको कंटिन्यू रखना। किसी और कॉलेज में भी आपका एडमिशन, किसी और यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि वैसे ही और बच्चों की तरह मैंने भी इसी के लिए अपने सपने सजाए हुए थे कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। मैंने तो कॉलेज में पहले से सोच के रख रखा था अपने स्कूल टाइम से कि मेरे को मिरांडा हाउस में ही चाहिए, और मेरे को मिरांडा हाउस में मिला। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ वैसे नहीं होता है कि जिसमें वो चाहते हैं उसमें नहीं हो पाता है, बट फिर भी आप होप मत छोड़ना। मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, आपका एडमिशन उसी में होगा जिसमें आप चाहते हो। तो आगे चलते हैं। फिर इसका सिलेबस आता है। सिलेबस इसका सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि इसका सिलेबस उनको नहीं पता होता है, और वो ऐसी कोई भी मतलब ऐसे कोई भी तो नहीं होगा, कोई अच्छी खासी थोड़े महंगे वाली कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं या कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं जो CUET की कोचिंग देता है। बट क्योंकि उनको सिर्फ सिलेबस नहीं पता होता, तो आपको ना थोड़ी बहुत छानबीन करनी होती है। बस आप थोड़े अपने इतने सारे पैसे बचा सकते हो। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन मत करो, नहीं कर लेना आपने अगर आप चाहते हो तो। बट हाँ, फिर भी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपना ना पहले ही अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया था कि हाँ भाई ये इसका सिलेबस होगा, ये मुझे कवर करना। तो पहले ना इसकी आप छानबीन कर लेना, जिससे कि आप थोड़े जो गलत चीज़ें आप कर लेते हो उससे आप बच जाओ। तो सबसे पहले इसका सिलेबस सिर्फ वही है जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। तो जो डोमेन सब्जेक्ट जो हम चूज़ करेंगे अपने 3 या 4, उसमें सिर्फ वही सिलेबस आएगा जो हमने क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए पढ़ा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ वही चूज़ कर सकते हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है, तो इसीलिए ये था हमारा। तो यही इसका मेन पॉइंट था। तो बहुत सारे बच्चे ना दुखी हो जाते हैं कि हमें तो भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी में पेपर देना है और हमारे पास साइंस थी 12th क्लास में। तो ये इजी करने के लिए, बच्चों को इजी करने के लिए ही NTA ने ये किया है कि जो बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ा है सिर्फ उतना ही लिमिटेड सिलेबस रखो। वरना अगर ये एक्स्ट्रा सिलेबस देते ना तो बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है CUET के अंदर, तो बहुत उनको भी दिक्कत होती पेपर को चेक करने में, और बच्चों को भी पेपर देने में बहुत दिक्कत होगी कि लास्ट में हमारे पास कितने महीने बचते हैं, 1 या 2 महीने बचते हैं हमारे पास अपने बोर्ड्स को देने के बाद, तो उसमें हम कितना ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको एक लिमिटेड वे में कंडक्ट कराने के लिए ही NTA ने सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस दिया। तो आपने ना दुखी मत हो जाना कि हमें तो हिस्ट्री में पेपर देना है और हम साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस तो खराब लगती है हमको उसको छोड़ना है। नहीं भाई, अभी रखो, क्योंकि सिर्फ क्लास 12th तक का सिलेबस आ रहा है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। आगे फिर अपनी मौत से अपना जो आपको लेना है ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट होना है करो। बट अभी फिलहाल CUET के लिए आपको क्लास 12th का ही सिलेबस करना है। क्लास 12th में जो भी आपका सिलेबस था, अगर डिलीटेड पोर्शन भी था बोर्ड्स में, वो चैप्टर डिलीट हुआ था, वो भी इसके अंदर आएगा। तो वो भी आपको यहाँ पे करना होगा। यूँ मत करना कि जो आप डिलीटेड पोर्शन था बोर्ड्स में वो छोड़ के चले गए, वो भी आएगा इसमें। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं हिस्ट्री में एक चैप्टर, कई सारे चैप्टर जो थे वो डिलीट थे हमारे 12th में, और उसमें से मैं सारे कवर करके चली गई थी। बट जो 9th चैप्टर था ना हिस्ट्री का, मुझे नंबर भी याद है, वो मैंने छोड़ दिया था। तो मेरा क्या हुआ था, उस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो शुक्र है भगवान का कि वो 50 में से जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैंने उसमें वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। बट फिर भी ये दिक्कत हो सकती है, तो आप सारा चैप्टर कवर कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक खुले हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका फर्स्ट स्टेज कि यस हम CUET को देना चाह रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक ही खुले हुए हैं। उसके आगे ये पोर्टल बंद हो जाएगा और नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो आगे चालू होगी। तो जल्दी से जाके अपने फॉर्म भर दो अगर अभी तक आपने नहीं भरे हैं तो।
क्योंकि 26 मार्च भी दूर नहीं है भाई, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड्स में भी अभी बिजी हुए पड़े हैं। तो यूँ नहीं है कि हमारा फॉर्म निकल जाए, थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने बोर्ड्स में से और इसके अंदर डाल दो, और बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपके भाई बहन है और मम्मी पापा है घर में, तो उनको फ़ोन दे दो कि भाई मैंने निकाल के दे दिया, तो तुमको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है इसमें, ठीक है ना। यूँ नहीं कि आप ही पूरे बैठे रहो, अपने बोर्ड से फोकस करो और उनको दे दो कि तुम भरो मेरा। एंड देन हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, कि जो हमारा एग्जाम होगा किस सिटी में होगा। सबसे पहले जब हम फॉर्म भरते हैं ना, उसमें ना कई सारे स्टेप होते हैं। तो उसमें ना एक स्टेप में ये भी पूछा जाता है कि आपको जो एग्जाम देना है सीयूईटी का, वो किस सिटी में देना, मतलब अपनी मोस्ट प्रेफर्ड सिटी बताओ। जैसे कि मैं आपने बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर में, क्योंकि बच्चों के समझ नहीं आता कई बार। तो मेरे से ना उसमें पूछा हुआ था कि आपको मतलब किस किस एरिया में आप कंफर्टेबल हो अपने सीयूईटी को देने के लिए। उसमें 2-3 ऑप्शन ही हमें भरने होते हैं। तो मैंने भरा था अपना, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने एक हरियाणा भर दिया था और एक दिल्ली भर दिया था, क्योंकि ये मेरे सबसे पास इसके सेंटर पड़ते हैं अगर मेरा एग्जाम होता। तो वरना अगर मैं ऐसी कुछ भर देती कि हाँ भाई ये है, तो मेरे को ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को जाने में आने में ही बहुत टाइम लग जाता है और मेरा पेपर छूट सकता था। तो वही सेंटर भरना जो आपके घर के बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, मतलब जो भी पास हो और आप वहाँ पे कुछ ही घंटों में पहुँच पाओ। जैसे कि अगर आपको 2 या 3 घंटे भी लगे, तो उसमें आप आराम से पहुँच के पेपर दे दो। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये हुआ था, वो ट्रैफिक हो गया था और वो उनका सेंटर बहुत दूर आया था उनके घर से, तो उनका पेपर रह गया था। मेरा क्या था, मेरा एक पेपर मेरे घर से 2 घंटे दूर था। तो वो पेपर था मेरा 10 बजे, तो मैं यहाँ से 7:30 से 8 के बीच में घर से निकल गई थी पापा के साथ। तो मैं आराम से वहाँ पे पहुँच गई थी। तो ऐसा देख के चलना, अपना जो सेंटर आप भरोगे प्रेफर्ड सेंटर, वहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर आप प्रेफर करोगे। तो उसमें ना एक संभाल के अपने घर वालों से पूछ लेना कि पापा हमारे पास ये सेंटर पास पड़ेगा या ये वाला। तो उसमें जो सेंटर फिर आपको जो ये सीयूईटी का पेपर होगा, जो एनटीए आपको देगा कि हाँ आपने जो प्रेफर्ड सेंटर बताए थे उसमें से हमने एक चूज करके आपको ये सेंटर बताया है, और उसमें भी स्पेसिफिक वो जगह बताएंगे कि आपका सिटी या फिर सेंटर कौन सा एग्जामिनेशन का, वो जो एनटीए आपको बताएगा उस प्रेफर्ड वाली लिस्ट के अंदर से और स्पेसिफिक करके वो आपका 30 अप्रैल तक आ जाएगा कि हाँ आपका इस सिटी और इस सेंटर में एग्जाम है। तो आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा ये समझने के लिए कि आपको कितना दूर है वो सेंटर आपके घर से, तो आप आराम से उस प्रोसेस को कर पाओगे। और अच्छे से अपना समय में देख लेना कि इतना दूर है घर से, तो इतनी जल्दी हमको घर से निकलना पड़ेगा। और अगर आपका जैसे कि 2 या 3 घंटे दूर है, तो आप 3.5 आवर, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना। आधे घंटे मतलब अगर 3 घंटे का रास्ता है तो 3.5 आवर पहले अपने घर से निकल जाना। मैं ये एक सेफ साइड बता रही हूँ कि मैं पहले पहुँच गई थी, और मेरे सेंटर में भी बहुत ऐसा हुआ था कि गेट बंद हो गया था, और मेरे बस पीछे ही थोड़ा पीछे ही और बच्चे थे, उनके लिए गेट बंद हो गया था। क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि अगर हमारा 10 बजे पेपर है ना, तो वो 10:00 पे हमारा गेट बंद कर देते हैं, वो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड हमारे सेकेंड वीक ऑफ मई में हमारा इशू हो जाएगा, और एडमिट कार्ड में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये आपने डोमेन सर्टिफिकेट भरे हैं और ये उनका कोड है, ये उसमें सिटी तो ऐसे आएगी, आपका एक एक पेपर होता रहेगा, उसकी सिटी आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही बारी में जो भी पेपर है डोमेन सब्जेक्ट, जैसे कईयों का अलग अलग दिन डोमेन सब्जेक्ट पेपर होता है। जैसे कि मेरा हिस्ट्री और साइकोलॉजी का एक दिन हुआ था, और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का एक दिन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट एक ही दिन हो जाएंगे, आपके अलग अलग दिन भी होंगे, तो उनकी सिटी अलग अलग दिन पे ही आएगी। अब यूँ नहीं है कि मेरे को सेंटर एक ही बार में बता देता कि भाई इस जो पॉल साइंस और इंग्लिश का है इसका सेंटर ये है, और हिस्ट्री और साइकोलॉजी का सेंटर ये है। नहीं, पहले अगर मेरा पेपर इंग्लिश और पॉल साइंस का होता तो उसका सेंटर मेरे को पहले बताया गया था, और फिर मेरे को वेट करना पड़ा था, रोज़ मुझको जाके उसकी वेबसाइट विजिट करनी पड़ी थी सीयूईटी की, कि कब मेरी उसकी डेट आएगी और कौन सी आएगी, और कौन सा सेंटर मुझे मिलेगा हिस्ट्री और साइकोलॉजी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा, अलग अलग टाइम पे आएगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका प्रिंट आपको लेके जाना होगा सीयूईटी सेंटर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही प्रिंट निकलवा लेना। तो वो सेकंड वीक ऑफ मई में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा एग्जाम है भाई, जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारा 15 मई से 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी मतलब कम डेट बताई हुई है। हमारे में तो क्या हुआ था, पूरे 2 महीने तक ये पेपर खिंचा था, बहुत वेट करना पड़ा था मुझे। एक पेपर मेरा अप्रैल के अंदर ही हो गया था, और एक पेपर मेरा मई के एंड में जाके हुआ था, तो मुझे तो बहुत ही वेट करना पड़ा था। मैं घर में बैठ के बहुत बोर हो गई थी। बट इस बार इन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम बताया है कि 15 मई से 31 मई तक के बीच में आपका सारे पेपर हो जाएंगे। ये पोस्टपोन भी हो सकता है, और तो अब वो तो हमें समय समय के साथ पता लगती रहेगी। बट अभी भी टेंटेटिव जो इन्होंने बताया है वो 15 मई से 31 मई तक के बीच में बताया है। तो बहुत ही अच्छी डेट्स हैं ये। उसके आगे जो ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जैसे ये बता दिया कि 15 मई से 31 मई है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई हमारे पेपर तो एक ही बारी में हो जाएगा, हम इतना दिन वेट करके क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पेपर मेरा अप्रैल में हो गया था, फिर एक पेपर मेरा मई में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बारे में सारे पेपर हो जाएंगे। और आपका ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन अगर इंग्लिश हो गया,
और अगले दिन आपका पॉल साइंस हो गया। मतलब एक दिन एक पेपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 ही पेपर होगा, या ऐसा भी हो सकता है एक दिन सारे पेपर हो गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन में आपके सारे पेपर भी हो सकते हैं, अलग अलग दिन पे भी आपके सारे पेपर हो सकते हैं। तो इसीलिए इतनी सारी डेट दी हुई है कि स्लॉट वाइज और सेंटर वाइज आपके टाइम लग जाता है, इसलिए उन्होंने इतने सारे हमको डेट दी हुई हैं। देन आता है कि टोटल सब्जेक्ट। अब इस बार सब्जेक्ट चूज करने में इन्होंने हमारे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि पिछली बार क्या था, बच्चों ने इन्होंने खुला छोड़ दिया था कि आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने कर लो। हम तो बच्चों ने 9 to 10 अपने सब्जेक्ट्स चूज कर लिए थे, लैंग्वेज, डोमेन और जीटी को मिला के। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इसमें क्या होता है कि जो चेक करते हैं हमारे पेपर, क्योंकि भाई मशीन्स भी चेक तो करेंगी ना पेपर को, तो चेक करने में बहुत दिक्कत हो गई थी, रिजल्ट निकालने में बहुत डिले हो गया था इसी वजह से, क्योंकि एक एक बच्चे ने 9-10 पेपर दे दिए थे, तो इनको कितना हर एक चीज़ क्वालिफाई करने में टाइम लगा होगा आप भी सोच सकते हैं। और मैंने तो भाई 4 ही पेपर दिए थे पिछली बार भी, मुझे पता था कि मैं इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे भी फ्लो में बह के दे देते थे सारे पेपर, बट उनको क्या होता है कि एक पेपर में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अगले पेपर में उनकी नेगेटिव मार्किंग पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो क्या होता है उनका बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है मार्क्स में, और उससे भी वो अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रह जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा कि हम बह रहे हैं फ्लो के साथ और जितने पेपर के मांगेगा उतने ही भरेंगे, नहीं। जितना आपको आता है, जितने सब्जेक्ट आपको ऐसे लगता है कि यू भी नहीं अगर 12 सब्जेक्ट में आपको, आपके पास अगर बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स थे तो हमने सारे कोर सब्जेक्ट भर दिए, उसमें जो आपको ईजी लगता है, जिसका सिलेबस आप कवर कर सकते हैं डिलेटेड पोर्शन के साथ, वही आप डोमेन सब्जेक्ट में भरिएगा, उसके एक्स्ट्रा मत भरिएगा। देन हाँ, तो इसमें पिछली बार था 9 to 10 सब्जेक्ट हम भर सकते थे टोटल सब्जेक्ट, इस बार रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अप टू 6, तो हम सिर्फ आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक जीटी का एग्जाम होगा, आप 2 लैंग्वेज को दोगे, और अगर आप 3 डोमेन दोगे तो आपके 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो आराम से आप ये भी कर सकते हो कि एक जीटी का एग्जाम दे दिया आपने, क्योंकि जीटी ऐसा हो जाता है कि हर यूनिवर्सिटी वो कवर कर लेती है, कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपको किसी ना किसी कोर्स में जो आपको मतलब डिज़ायर भी है तो उसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो जीटी का एग्ज़ाम अगर आप एक दो, क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटी कवर कर लेगा एक जीटी का एग्ज़ाम। फिर अगर आप क्या बोलते हैं, दो लैंग्वेज का दो या एक लैंग्वेज का एग्जाम दे दो, मान लो इंग्लिश का आपने दे दिया है, देन आप फिर 3 या 4 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, तो आप आराम से सीयूटी को पास कर लोगे आप, और हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी फिल कर दोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब फीस स्ट्रक्चर मैं कॉलेज वाइज, कॉलेज के एडमिशन के अंदर का नहीं बता रही हूँ, मैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म हम फिल करते हैं कि हम हाँ सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, उसकी फीस का बता रही हूँ। तो देखो ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो जनरल कैटेगरी जो कि अनरिजर्व्ड है, उनके लिए प्राइस अलग होगा, ओबीसी, एसटी, एससी और जो भी हमारी अदर कास्ट है, जो कैटेगरीज हैं उनसे हट के होगा, उनसे अलग होगा। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल की, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फीस होगी वो होगी 1000 रुपीज़ फॉर 3 सब्जेक्ट्स। अब जो पहले मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ वो होगा सिर्फ 3 सब्जेक्ट वाला, और अगर एडिशन है उसमें, एडिशन तो ऑफकोर्स होगा ही हमारा, उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स तो हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अप टू 6 हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, और 3 तो सिर्फ हमारे डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हमें उसके अलावा जीटी अगर आपको करना है और लैंग्वेज करना है तो हमको अप टू 3 तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको एडिशन करना है उन 3 सब्जेक्ट्स में, तो आपके 1000 रुपीज़ प्लस 400 हो जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व। और उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए, तो उनके लिए होगा 900 रुपीज़ तो होगा 3 सब्जेक्ट के लिए, और 375 रुपीज़ हो जाएगा एडिशन में, कि अगर 3 सब्जेक्ट से आप अबव सब्जेक्ट्स लेना चाह रहे हो तो 375 और 900 में इंक्लूड हो जाएगा, और उस हिसाब से आप करोगे। एंड देन एसटी, एससी और पीडब्ल्यूएस, मतलब जो फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं बच्चे या फिर फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, और जो थर्ड जेंडर वाली कैटेगरी होती है, उनके लिए जो हमारा फीस है वो है 800 रुपीज़ 3 सब्जेक्ट के लिए, और उसमें एडिशन होगा 350 रुपीज़ का अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो। एंड देन जो सेंटर इंडिया के बाहर है, मतलब जो अब्रॉड से बच्चे, हमारा जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे बच्चे एडमिशन देना चाह रहे हैं हमारी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनका थोड़ा प्राइस हाई है। उनके लिए क्या होगा, 4500 तो होगा उनका सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए, और उसका एडिशन हो जाएगा 1800 रुपीज़ एडिशन हो जाएगा अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेना चाह रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। एंड देन हम चलते हैं एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और जिस क्वेश्चन को मुझे बताने में बड़ा मज़ा भी आता है कि इसका मोड क्या होगा। अब भाई मोड सब कुछ चेंज कर देता है। अब क्या होगा, पिछली बार क्या था, हमारा मोड था ऑनलाइन। ऑनलाइन अब ऐसे नहीं था कि हम अपने घर में बैठे हैं, अपने कंप्यूटर निकाल के हमने पेपर देना शुरू कर दिया, नहीं ऐसे नहीं है। हमारा पर्टिकुलर सेंटर होगा, सेंटर पे जाके ऑनलाइन होगा। अब सेंटर पे जाके ऑनलाइन कैसे होगा कि वहाँ पे ना एक सेटअप उन्होंने पूरा बना रखा होगा कि हर बच्चा कंप्यूटर में बैठेगा अलग अलग अपने, और हर एक बच्चे के आगे
वो अपना पहले से कोड वोड डाल के रखते हैं और हमारे आगे स्क्रीन चालू हो जाती है और अपना एग्जाम देना शुरू कर दो। तो पिछली बार तो ऐसा वाला ऑनलाइन था, ऐसा नहीं घर में बैठ के ऑनलाइन दे दिया। और इसमें इस बार क्या होगा कि हाइब्रिड मोड में हमारा पेपर होगा। अब हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है कि इसमें बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से एग्जाम होंगे। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऑनलाइन तो देखो अभी क्या है कि जो थोड़ा अर्बनाइज्ड जो एरिया है, जैसे कि हम अपने गुड़गांव की बात कर लें, ठीक है, दिल्ली में कोई भी सेंटर की बात कर लें जो कि थोड़ा अर्बनाइज है, उसमें तो एग्ज़ाम जो है वो हमारा ऑनलाइन होगा, वो बच्चे जाके किसी सेंटर में देंगे। अब जो थोड़ा सेमी अर्बन एरिया हो गया है, कोई रूरल एरिया होगा, पिछली बार ये बहुत वो दिक्कत हुई थी इसमें कि जो अर्बन एरिया के बच्चे नहीं हैं, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो सेमी रूरल एरिया के बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम अपना नहीं दे पाए थे बिकॉज वो इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाए थे जो उनका सेंटर था उस तक, या फिर उनके जो वहाँ पे जो एरिया है उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो हर एक बच्चे को अलग अलग कंप्यूटर दे सके। तो उन बच्चों का एग्जाम रह गया था। इस वजह से इन्होंने ये कर दिया कि जो सेमी अर्बन एरिया है या जो रूरल एरिया है वहाँ पर पेन एंड पेपर से OMR शीट के ऊपर बच्चे ऑफलाइन पेपर देंगे, और जो अर्बन एरिया है जो जहाँ पे कंप्यूटर और इन सब चीज़ों की फैसिलिटी हो सकती है वहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड पेपर होगा। अब जो टेस्ट पैटर्न होगा तो वो किस टाइप से होगा? जो टेस्ट पैटर्न है इसका मतलब होता है क्या हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, क्या हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो सब टेस्ट जो पैटर्न है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें मोस्टली एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, थ्योरी कोई रट के नहीं जानी है कि अपनी बुक हम रट गए हैं और वहाँ के हमें जाके लिखना है, फिर हमें इतने उसके हिसाब से अपने मार्क्स अवॉर्ड होंगे। नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन पूछे होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से हमें एक टिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपनी बुक को ऐसे थॉरली तो हमको पढ़ना है अपनी बुक को, बट इस टाइप में पढ़ो कि आप हर एक माइन्यूटली एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपनी बुक से कवर कर रहे हो। यूँ नहीं है कि आप थ्योरी पार्ट को लेके जा रहे हो कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अगर आप याद नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा, बट एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हर एक पार्ट से बन रहा है कि भाई इस पॉइंट से ये हमको MCQ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पॉइंट जरूर कवर करके जाना। थ्योरी नहीं लिखनी है हमको, प्रैक्टिकल बन के चलना है, ऑब्जेक्टिव देना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो MCQ हिसाब से ही अपनी बुक को कवर करना। तो जैसे मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो जैसे मेरी पॉल साइंस और हिस्ट्री की बुक है, उसमें ब्लू बॉक्सेस और ग्रीन बॉक्सेस में जो क्वेश्चन दिए होते हैं अगर उसको कवर करके नहीं जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच करो इस डेट में कौन सा इवेंट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है कि हमने ये तो कवर करा ही नहीं था, हम तो थ्योरी पढ़ के चले गए थे कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। जैसे हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट है, हमने वो पढ़ लिया, बट हमने ऐसे साइट्स के नाम नहीं पढ़े, डेट्स नहीं पढ़ी, या फिर इस जगह ये हुआ था, इस डेट पे ये हुआ था, ये नहीं पढ़ा, तो उससे हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिसाब से पेपर पढ़ना कि आप सब ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हो। उसके बाद मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस तो बता ही दिए कि हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमको 40 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 6 मार्क्स की। इसको +1 बोलते हैं। तो बहुत बच्चे मतलब ऐसे ना बोलते कि मैं आपको +1 की होती है नेगेटिव मार्किंग तो आप +6 की बता रहे हो, तो मैं +6 उस हिसाब से बता रही हूँ कि जो आपको 5 मार्क्स मिले हैं उसको +1 करके 6 ही बनता है। तो अगर आप जो 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन था, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है उसके अलावा आपको 6 मार्क्स एक और मार्क्स भी कटेगा, तो 6 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी ना, इस हिसाब से मैं +6 बता रही हूँ। जहाँ पे आप इंटरनेट पे देखोगे तो वहाँ पे +1 की दिखा रखी होगी कि +1 होगा। तो +1 इसलिए है कि ये 5 और इसके साथ +1 6, तो इसलिए ये हमारी नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन वाला। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस वीडियो का एंड करते हुए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा खींच दी है, तो हम सबसे लास्ट क्वेश्चन अब इस वीडियो का करते हैं कि ड्यूरेशन क्या है। अगर इस वीडियो के बाद हमारा कोई क्वेश्चन बचेगा और कोई भी डाउट आपको बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं अपनी अगली वीडियो में इस डाउट को ले लूँगी। तो हमारी टाइम होगा एक पेपर को देने के लिए 45 मिनट्स। तो हमको 45 मिनट मिलेंगे अपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और टेक्निकली 50 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हम मान सकते हैं और +5 मिनट एक्स्ट्रा एक अपना रिवाइज करने के लिए कि हमने सही टिक करा है नहीं करा। ये 5 मिनट जो है ये ज़रूर यूटिलाइज करना, ये देख लेना कि हमने अपना सही टिक करा है नहीं करा। मेरा इंग्लिश में क्या हुआ था ना, मैंने 2 क्वेश्चन मेरे को लगा था मैंने ये टिक करा है, बट मैंने गलत टिक कर दिया था क्योंकि मैंने पहली बार ऑनलाइन पेपर दिया था। तो ये जो 5 मिनट है ये यूटिलाइज कर लेना, एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट में करना। ये जो 5 मिनट है ये यूटिलाइज करना है, ये देखने के लिए कि हमने जो सोच रखा था, हमें ये लगता था कि ये आंसर है, वही टिक करा है ना, गलत तो टिक नहीं करा। तो 45 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। एक पेपर के लिए हमको 45 मिनट मिलेंगे, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, मैथ्स हो गया, ये थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होते हैं और ये थोड़े टफ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इनके लिए उन्होंने 45 को बढ़ा के 60 मिनट कर दिया है। तो आपको जैसे कि
जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और मैथ्स, इनका फिजिक्स, इनका जो पेपर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उनका पेपर आपको 60 मिनट मिलेंगे उस पेपर को करने के लिए, रेदर देन 45 मिनट्स जो कि और सब्जेक्ट्स जो थोड़े थियोरेटिकल होते हैं उनको करने के लिए या फिर सिंपल होते हैं उनको करने के लिए मिलेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी खींच दिया मैंने, पर हाँ मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल वे में बताने की कोशिश करी है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो बिना किसी झिझक के जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है, और मैं आपको क्लियर करने की बहुत बहुत ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बिना डरे अच्छे से देना। हेलो गाइस, फिर टेंशन हो रखी है वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद बनाई हूँ, इसके थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ, आई मीन फ्रूटी। ठीक है, कॉमन मेरा इंग्लिश में क्या हुआ था तो एक जो सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है, तो हो गया हमारा टोटल 800 का पेपर। कुछ गलत कह दिया।